हेलो स्टूडेंट, लास्ट में हम लोगों ने मैग्नेटिक मटेरियल्स देखे थे। आज हमको देखना है बीएच कर्व एंड हिस्टैरिसीस लॉ। ओके, सो मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस किसको बोलते हैं? सो एन आयरन मटेरियल इज टेस्टेड फॉर मैग्नेटाइजेशन इज शोन इन फिगर। तो यहाँ पे देखो, फिगर में आपको दिख रहा है एक आयरन का मटेरियल है जिस पे कॉइल हमने वाउंड किए और जिसको हम सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि व्हेन स्विच एज इज़ मेड, मतलब मेड का मतलब है जब ऑन करते हो तो कॉइल में से करंट फ्लो होगा, और ये जब करंट आई इंक्रीज़ होगा फ्रॉम ज़ीरो टू सर्टन वैल्यू एच। ओके, सो यहाँ पे आप ग्राफ में देखो, एक पॉइंट है ओ पॉइंट। ठीक है, तो जब भी आप सप्लाई को स्टार्ट करते हो तो वो ओ पॉइंट से उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ता है, इंटेंसिटी और डेंसिटी दोनों बढ़नी स्टार्ट होती है, बी एंड एच। ठीक है, और वो सर्टन वैल्यू तक बढ़ती है, मतलब ए पॉइंट, वो यहाँ पे जो आपको ए पॉइंट दिख रहा है वहाँ तक जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब भी आप इसको कम करोगे, मतलब ए पॉइंट अपना सेचुरेशन है, मैग्नेटिक सेचुरेशन, इवन इफ द एच इज़ इंक्रीज बी। सेचुरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप एच को इंक्रीज़ कर रहे हो पर अब बी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो थोड़ा कांस्टेंट हो गया है। ठीक है, सो वो वहाँ पे कांस्टेंट रहता है, तो इसको ही बोलते हैं मैग्नेटिक सेचुरेशन। अब जो ये ओ ए कर्व जो बनाए ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन कर्व। ठीक है, ओ ए को क्या बोलेंगे हम? ये जो ओ ए लाइन दिख रही है उसको मैग्नेटाइजेशन कर्व बोलेंगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट की मदद से हम क्या करेंगे? इफ द करंट इज डिक्रीज, अब क्या कर रहे हैं हम? करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। उसका मतलब क्या है? एच हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे जैसे हम एच को डिक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे तो वो जो पैटर्न है वो ये पैटर्न फॉलो करेगा, ए से लेके सी तक जाएगा। ठीक है, अब वो दोबारा ओ पे नहीं आएगा। उसका क्या होगा? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे ये साइड पे एक्स एक्सिस पे आपका एच है, इंटेंसिटी, तो जैसे करंट को रिड्यूस करते हो एच पे रिड्यूस होगा। ठीक है, सो एच को अगर ज़ीरो कर देते हो तो उस टाइम पे आपको क्या मिल रहा है कि ये जो लाइन पहले ज़ीरो आती थी, ठीक है, एच ज़ीरो करने से वो ओ पॉइंट पे आती थी, अब वो ओ पॉइंट पे नहीं आ रही है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है, देखो यहाँ पे आपको वाई पॉइंट पे एक पॉइंट दिखेगा। ठीक है, सो वो वहाँ पे जा रही है। तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप एच अगर ज़ीरो भी करते हो ना तो भी यहाँ पे थोड़ा बहुत मैग्नेटिज्म बच जाता है, और उसी को हम बोलते हैं रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ठीक है, सो ये इन शॉर्ट आपका क्या है, यहाँ पे रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये पोर्शन वो आपका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। ठीक है, सो इसको बोलते हैं हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, जो स्टोर रहता है कॉइल के अंदर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो इंटेंसिटी को आप नेगेटिव करते हो, मतलब करंट को आप नेगेटिव करना स्टार्ट करते हो, तो इफ़ डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंज, अब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई तो एच की भी डायरेक्शन चेंज होगी। सो इट विल प्रोड्यूस अ फ्लक्स इन अपोजिट साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एच कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है? ये साइड पे रिवर्स में इंक्रीज़ हो रहा है। तो अब रिवर्स में जैसे ही इंक्रीज़ होगा तो आपकी एच जो है, जो करंट है, वो ऐसा फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा कि जो मतलब नेगेटिव फ्लक्स हो। तो उसके कारण क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सर्टन वैल्यू ऑफ एच पे आपको यहाँ पे बी ज़ीरो मिलेगा। ठीक है, सो ये जो आपने अप्लाई किया ना, यहाँ से लेके ये जो बी पॉइंट दिख रहा है ना, बी से लेके सी पॉइंट तक जितना भी आपने फोर्स अप्लाई किया उसको बोलेंगे हम कोर्सिविटी बोलेंगे। मैंने आगे भी बताया था कि कोर्सिव फोर्स क्या होता है, कि कोर्सिव फोर्स वो है कि जो भी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बच गया है ना अंदर कॉइल के अंदर, उसको ज़ीरो कर देना है, उसको निकाल देना है। तो उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स नेगेटिव साइड में लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद भी अगर हम नेगेटिव पे वो करंट बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा, डी पॉइंट पे वो रीच होगा, और अगेन जैसे पॉजिटिव में साइकिल थी वैसे की वैसे यहाँ पे साइकिल चलेगा। मतलब एच अब इंक्रीज़ कर रहे तो डी से लेके ई जाएगा, ई से लेके जो ई आया है तो यहाँ पे नीचे नेगेटिव में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बचा है। ठीक है, और उसको दूर करने के लिए आप ई एफ फोर्स दोगे, कोर्सिव फोर्स, जिससे वो दोबारा से वो ज़ीरो पे टच करे। ठीक है, सो ये होता है उसका बी एच कर्व। तो कोई भी जो मटेरियल होता है, हर एक मटेरियल का बी एच कर्व अलग अलग होता है, उसकी साइज़ अलग अलग होती है। कोई ऐसा होता है कि वो उसकी जो यहाँ पे विड्थ देख रहे हो ना, वो ज़्यादा होती है, कोई किसी की कम होती है। तो उसका मतलब ये है, जिसकी कम है ना विड्थ, जिसका नैरो है बी एच कर्व, तो उसका मतलब ये होता है कि वो जल्दी मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसके रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कम है, उसको दूर करने के लिए फोर्स आपको कम लगाना पड़ता है। ठीक है, सो जैसे जैसे आप पढ़ोगे बी एच के बारे में तो आपको पता चलेगा कि कोई भी जब मैग्नेटिक मटेरियल चूज़ किया जाता है तो उसका बी एच कर्व देखा जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, आपको पढ़ना है तो। अब जो भी हिस्टैरिसीस लॉस, यहाँ पे जो आप प्लस माइनस कर रहे हो ना, उसमें थोड़े बहुत लॉस होंगे, तो वो लॉस अगर निकालने हैं तो ये उसका फॉर्मूला है ईटा इंटू बी एम रेस टू 1.6 एफ इंटू वी, ठीक है। जहाँ पे ये हिस्टैरिसीस कोफिशिएंट है, बी डेंसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है, और ये जो वी कैपिटल वी है वो वॉल्यूम है, ठीक है। वोल्टेज नहीं है, वॉल्यूम है ये, और जो भी लॉस निकलेगा वो वॉट्स में होगा, ठीक है। सो हिस्टैरिसीस लॉस अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू दिस लॉस रिंग बिकम्स हॉट in many machines which have iron parts. If these parts are subjected to the magnetic reversal, then hysteresis loss take place in these iron parts and they become hot, okay. So वो hot बन जाएंगे। आर्मेचर कोर ऑफ द जनरेटर एंड मोटर्स ट्रांसफॉर्मर कोर्स, तो ये सब भी हिस्टैरिसीस लॉस के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे हीटिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है। सो देखो ये कर्व्स है डिफरेंट मटेरियल्स के, मैंने जैसे बोला कि जितना नैरो होगा उतना अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। सो यहाँ पे सब कुछ लिखा है कि क्या जो फिगर ए है वो दिख रहा है कि हार्ड स्टील जो होता है एलनिको वालाउस, वो जो होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट के लिए होते हैं। तो जिसका भी एज का ज़्यादा बड़ा होता है ना, वो जनरली परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए काम में आते हैं। एंड दिस मटेरियल हैव हाई रिटेंटिविटी एंड गुड कोर्सिविटी, ठीक है। जो बी वाला है वो लूप जो आयरन होता है, रोस्ट आयरन और कास्ट स्टील, ओके, तो वो किसके लिए सूटेबल होता है, कोर्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो कोर्स बनती है, ठीक है, जिस पे कॉइल को वाउंड किया जाता है, वो बनाने के लिए यूज़ होता है। और जो सी में है वो सिलिकॉन स्टील है, जो ज़्यादातर हमारी मशीन्स में यूज़ होता है, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है, थर्ड वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट इंट्रोडक्शन है अपना कि कैसे एनर्जी का कन्वर्जन होता है। सो रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डे टू डे लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द सेम वे इज़ ऑन यूज़, सो इट इज़ वेरी यूज़फुल व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो जो भी हम एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में अपने काम के अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको फ़ैन चाहिए तो आप क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो, और वो मैकेनिकल पावर से जो फ़ैन घूमता है तो आपको हवा मिलती है, ठीक है। तो हम लोग एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन कर रहे हैं, ठीक है। और अपना काम, जैसे आपको लाइट चाहिए तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दो, आपको लाइट मिलेगी, ठीक है। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हैं। सो it can be converted into various form by using the heating effect of current. It can be used heaters, furnace, ठीक है, illumination। फिर करंट पासिंग, कॉइल में अगर करंट पास कर रहे हो तो आपका इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में आप अगर यूज़ कर रहे हो, इन स्टैटिक फील्ड इज़ ऑल्सो यूजफुल फॉर कन्वर्स ऑन, ठीक है। सो इट इज़ नोटेड दैट द एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज़ मच ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है। दो फील्ड आते हैं, एक होता है मैग्नेटिक और एक होता है स्टैटिक। सो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी कैपेसिटी होती है एनर्जी स्टोरिंग की, वो ज़्यादा होती है, और कंपेयर टू 25,000 टाइम्स होती है स्टैटिक फील्ड से। सो इन व्यू ऑफ दिस फैक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कन्वर्जन ऑफ द इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ओके। सो हमारे जितने भी मशीन्स के फील्ड होंगे वो सारे मैग्नेटिक फील्ड होंगे, स्टैटिक पे हम कहीं पे काम नहीं करेंगे। इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल कन्वर्जन मैग्नेटिक फील्ड एक्ट एज अ कपलिंग मीडियम, ठीक है। सो जो मैग्नेटिक हमारा फील्ड है, जैसे आपने देखा होगा कि स्टेटर और रोटर के बीच में हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, कपलिंग है दोनों के बीच में, ठीक है, कन्वर्जन के बीच में। मोटर क्या करती है, आपको बताइए कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोटेशन में मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है। जनरेटर जो होता है वो उसका उल्टा करता है, ठीक है। सो वाइडली जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन हम बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एसेंशियल पार्ट क्या होंगे, एक होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम, दूसरी होती है मैकेनिकल सिस्टम। कपलिंग फील्ड होता है दोनों के बीच में। सो यहाँ पे सब कुछ शो किया है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, बीच में कपलिंग मीडियम होता है। कपलिंग मीडियम जैसे मैंने बताया कि वहाँ पे फील्ड होगा, ठीक है, तो वो फोर्स लगेगा और उस पर एनर्जी का कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है। तो ये जो फील्ड होता है ना कपलिंग मीडियम में, वो ऑलवेज AC होगा, वो कभी भी DC नहीं होगा, चाहे मशीन आपकी DC हो, पर वो जो फील्ड है वो हमेशा AC ही रहेगा, ठीक है। देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम और मैकेनिकल सिस्टम के बीच में मैग्नेटिक फील्ड एज ए कपलिंग है।
तो यहाँ पे ई एंड आई है तो वहाँ पे जाके टॉर्क एंड स्पीड बन जाएगा, ठीक है। सो ये होता है टर्म्स एक दूसरे के। यहाँ पे एक एनर्जी फ्लो डायग्राम देख सकते हो इलेक्ट्रो टू मैकेनिकल कन्वर्जन के लिए, कि जहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल इनपुट देते हैं वी आई, वहाँ से लॉस निकलेंगे आई स्क्वायर आर, फिर आगे जाएगा वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट और मैग्नेटिक इनपुट बनेगा वो, ठीक है। जो भी फील्ड, हाँ मतलब जो स्टेटर को अगर सप्लाई दे रहे हो आप, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दोगे स्टेटर को, तो स्टेटर की वाइंडिंग में लॉस निकल जाएगा, उसके बाद वो फ्लक्स बनेगा, ठीक है। सो वो फ्लक्स फिर पास ऑन होगा एयर गैप या किसी के भी थ्रू, वहाँ पे थोड़े मैग्नेटिक लॉसेस होंगे और थोड़ा एनर्जी वहाँ पे स्टोर्ड होगा फील्ड के फॉर्म में, और वो फिर आगे जाके रोटर पे जाएगा, रोटर पे जाके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। मैकेनिकल में कन्वर्ट होने के बाद मैकेनिकल भी लॉसेस लगेंगे, मैकेनिकल लॉसेस एंड जो भी वियर एंड टीयर लॉसेस होते हैं जो आप बेरिंग्स लगाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े बहुत जो लॉस होते हैं वो मैकेनिकल लॉस में काउंट होंगे, और देन आफ्टर आपको लास्ट में मैकेनिकल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये एक फ़्लो है, इन जनरल फ़्लो है। अकॉर्डिंग टू मशीन्स ये सब बदल सकता है, मतलब जैसे मोटर होता है तो कई कई जगह पे कोई लॉस नहीं होता है, कोई एक्स्ट्रा लॉस उसके अंदर, जैसे एडी करंट लॉस होता है वो यहाँ पे नहीं दिखा है, पर वो एडी करंट लॉस भी इंक्लूड होता है इसके अंदर, ठीक है। सो एक बेसिक इलेक्ट्रो मैकेनिकल कन्वर्जन है ये, ठीक है। सो ये स्टोर्ड फील है, तो ये सब देखो आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। जो इम्पोर्टेंट है वो मैग्नेटिक को थोड़ा बहुत समझना है, क्योंकि हम आगे जाके जो मशीन्स पढ़ने वाले हैं वो सब में ये कंसेप्ट मेन रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो कपलिंग फील्ड है ना वही हम अभी पढ़ रहे हैं फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में, उसके बाद दोनों सिस्टम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। देखो यहाँ पे एक डेरिवेशन है, कहीं पे अगर कोई बार पूछ लेता है कि डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड, सो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, जो वोल्टेज आप इनपुट कर रहे हो वो दो फॉर्म में डिवाइड होता है, एक IR जो आपका मतलब ड्रॉप है, ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस है उसके अंदर, और जो E है ना वो सेल्फ EMF या बैक EMF जो कॉइल में इंट्रोड्यूस होता है वो है। तो जो भी वोल्टेज दे रहे हो वो दो फॉर्म में ऐसे जाएगा आगे, ठीक है। अब जो E है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ आप E = NdΦ/dt लिख सकते हो, ठीक है। तो वो अगर इक्वेशन उसके अंदर रखते हो तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद अगर थोड़ा मॉडिफाई करो उसको, n को अंदर ले जाओ तो d/dt एंड फाई आ जाएगा, उसको हम साइन से इंडिकेट करते थे। n फाई का मतलब होता है टोटल फ्लक्स, ठीक है। सो उसको हम साइन बना देते हैं, तो V = IR प्लस dSin/dt। सो दिस इज़ अ वोल्टेज बैलेंस इक्वेशन, ये वोल्टेज का बैलेंस इक्वेशन है। अब दोनों साइड पे अगर I से मल्टीप्लाई करोगे तो VI बनेगा, इस साइड में I²R और इस साइड में I × dSin, ठीक है। अब dt लगा दो, अगर हम टाइम के साथ उसको डेरिवेटिव करें तो जो dt यहाँ पे है वो नीचे वाली, तो ऊपर लगा दो तो VI/dt I²R × dt होगा, I × dSi होगा, ठीक है। थोड़ा रीअरेंज करो, जो उस साइड पे है उसको इस साइड पे ले आओ I²R को, और देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो हमने टर्म्स थी ना वो I²R जो टर्म थी उसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। सो यहाँ पे लाने के बाद कॉमन निकाल लो, I × dt कॉमन निकल जाएगा। अब जो V - IR है ना वो ऑलरेडी हमको पता है कि वो क्या है भाई, E है, जो इंड्यूस EMF है, तो E × I dt बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। सो ये जो इक्वेशन हमारा अभी तक बना है इज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट और इलेक्ट्रिक एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक। तो ये जो भी यहाँ पे एनर्जी, ये एनर्जी ही है, E वोल्टेज करंट इनटू टाइम, तो वो वहाँ पे आपका एनर्जी बन गया। वोल्टेज इनटू करंट होगा तो वो पावर बनेगा, उसके साथ अगर टाइम को मल्टीप्लाई करते हो तो वो एनर्जी बन जाएगी, ठीक है। सो ये जो है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कोर्सिव एनर्जी, ये साइड की है ना E × I × dt, तो वो क्या है, को एनर्जी है, ठीक है। और आई साइन जो है वो मैग्नेटिकली स्टोर्ड एनर्जी है, तो एक साइड पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिख रही है, एक साइड पे मैग्नेटिक एनर्जी दिख रही है। सो अगर आप कंपेयर करोगे तो रिलक्टेंस, इफ़ वी कंपेयर द रिलक्टेंस देन एयर गैप रिलक्टेंस इज़ मच ग्रेटर देन आयरन कोर पाथ, तो वो तो पता ही है हमको कि आयरन कोर पाथ के कंपेयर में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो टोटल फील्ड को अगर इंटीग्रेट करते हो तो लास्ट में आपको ये मिलेगा, इंटीग्रेशन करो और MMF मिलेगा लास्ट में, तो टोटल जो फील्ड की एनर्जी स्टोर्ड है वो आपको इक्वेशन मिलेगा 0 से लेके फाई F × d∅, ठीक है। सो ये जहाँ पे F क्या है, MMF है आपका, ठीक है। और MMF का मतलब क्या होता है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, जो आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो ये उसका इक्वेशन निकलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि फ्लक्स लिंकेज, अब फ्लक्स जो हमने साई बनाया ना टोटल
एन इंटू फाई को हमने टोटल फ्लक्स लिंकेज बताया, तो उसका और करंट का क्या रिलेशन है, को एनर्जी एंड फील्ड एनर्जी का क्या रिलेशन है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।